जय हिंद। मैं हृदय शर्मा और हम पिछले वीडियोस से टेस्ट सीरीज की जो श्रृंखला देख रहे थे उसमें एक कड़ी और आगे बढ़ाते हुए आज हम मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित एक टेस्ट देखते हैं या कुछ प्रश्नों को लगाते हैं, जिनमें पहला प्रश्न आता है आपका कि रामनगर का संस्कृत शिलालेख है। रामनगर का संस्कृत शिलालेख किस शासक के काल में निर्मित हुआ था? तो आपको सबसे पहले शासक को देखने से पहले आपको ये देखना होगा कि किस राजवंश के समय पे ये निर्मित हुआ था, किस राजवंश से संबंधित है ये। तो ये राजवंश हुआ था मध्य प्रदेश में गोंड राजवंश। गोंड राजवंश ये उस राजवंश से संबंधित है, ठीक है। किस शासक के समय काल में निर्मित हुआ था? गोंड राजा थे एक हृदय शाह, ये गोंड राजा थे, इनके समय पे निर्मित हुआ था। इस रामनगर का संस्कृत शिलालेख है, इसके एक और नाम भी है राम नृप वर्णनम, ये इसका एक अन्य नाम हो जाता है। इसमें किस बात का उल्लेख किया गया है ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें गोंड साम्राज्य के एक शासक हुए थे यादव राव, वहाँ से लेकर 52 शासकों का उल्लेख हृदय शाह तक मिलता है कि यादव राव से लेकर हृदय शाह तक इसमें 52 शासकों का उल्लेख मिलता है। तो इस चीज़ के बारे में इस शिलालेख में बताया गया है कि पहला किसके शासनकाल में निर्मित हुआ, हृदय शाह के, किस वंश से संबंधित है, गोंड राजवंश से, उल्लेख किसका है, तो यादव राव से लेकर हृदय शाह तक 52 राजाओं का उल्लेख किया गया है। इसका अन्य नाम क्या है? तो राम नृप वर्णनम इसका अन्य नाम है। ये अगर पहला प्रश्न देख लिया। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा प्रश्न की श्रृंखला का दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है कि 1842 के, आपको याद होगा वर्ष 1842 में बुंदेला विद्रोह हुआ था। तो 1842 के बुंदेला विद्रोह की पृष्ठभूमि किसके माध्यम से तैयार हुई, यानी कौन सी घटना हुई थी, कौन सी चीज़ हुई थी जिसके माध्यम से वर्ष 1842 के बुंदेला विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार हुई। ये होता है एक बुढ़वा मंगल सम्मेलन हुआ था। कब? वर्ष 1836 में। वर्ष 1836 में बुढ़वा मंगल एक सम्मेलन हुआ था, सांस्कृतिक सम्मेलन। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ये रतन सिंह की अध्यक्षता में हुआ था। रतन सिंह की अध्यक्षता में। ये भी आपसे पूछ सकते हैं, ये फैक्ट भी बन सकता है कि बुढ़वा मंगल सम्मेलन 1836 किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो रतन सिंह की अध्यक्षता में हुआ था। इसमें क्या हुआ? 1842 के बुंदेला विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार हो गई और इसमें यह भी निर्णय लिया गया, 1836 के बुढ़वा मंगल में यह भी निर्णय लिया गया कि जैतपुर नरेश पारीक्षित हैं, जैतपुर राजा पारीक्षित उनको क्या किया जाएगा? तो बुंदेला विद्रोह होगा वो इसके प्रमुख सूत्रधार होंगे, यानी इसके हेड होंगे, अध्यक्ष होंगे, इनके नेतृत्व में बुंदेला विद्रोह होगा। ये निर्णय इस विद्रोह में, इस बुढ़वा मंगल आयोजन में लिया गया था। तो यहाँ हमने ये प्रश्न देख लिया। अब चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न अपन देखते हैं कि रीवा के महामृत्युंजय मंदिर है, रीवा में एक महामृत्युंजय मंदिर है, उसका निर्माण किसने करवाया था? ये प्रश्न। तो सबसे पहले देखते हैं किस वंश के शासनकाल में, किस राजवंश में हुआ था। तो बघेला राजवंश हुआ था आपके रीवा में, रीवा रियासत में बघेल राजवंश इस वंश के शासनकाल में हुआ था। ये प्रश्न देखिए, एक फैक्ट ये हो गया। शासक कौन थे? तो राजा थे एक भाव सिंह, बघेल राजवंश के महत्व एक शासक थे भाव सिंह। उन्होंने रीवा में महामृत्युंजय मंदिर का निर्माण करवाया था। और भाव सिंह हैं, उनके बारे में एक फैक्ट अजब गजब बनता है कि राजा भाव सिंह की 29 रानियाँ थीं, ये फैक्ट बनता है। तो यहाँ हमने इस प्रश्न से संबंधित 2 प्रश्न और देख लिए कि बघेल राजवंश से संबंधित है और राजा भाव सिंह की 29 रानियाँ थीं। आपको कमेंट में इस प्रश्न का उत्तर ये बताना है कि महामृत्युंजय मंदिर का निर्माण कब हुआ था, निर्माण वर्ष बताना है आपको। ये तो मैंने बता दिया कि निर्माण कब हुआ था, निर्माण वर्ष आपको बताना है कमेंट करके। अब देखते हैं अगला उत्तर प्रश्न कि इंदौर स्थित राजवाड़ा पैलेस का निर्माण कब हुआ था। तो इसका वर्ष था राजवाड़ा पैलेस का वो वर्ष 1747 में इसकी स्थापना करवाई थी। इंदौर के राजवाड़ा पैलेस की स्थापना वर्ष 1747 में हुई थी। स्थापना करवाई किसने थी? निर्माणकर्ता कौन था इसका?
निर्माणकर्ता को देख लेते हैं अपन। निर्माणकर्ता मल्हार राव होलकर, मल्हार राव होलकर ये इसके निर्माणकर्ता थे। और जो राजवाड़ा पैलेस था उसकी क्या विशेषता थी, क्या था वो, तो जो होलकर थे, जो होलकर थे उनका शाही महल था, उनका शाही महल था। तो इस प्रश्न से संबंधित भी हमने 3-4 फैक्ट देख लिए कि निर्माण किसने करवाया था, तो मल्हार राव होलकर ने करवाया था। निर्माण वर्ष क्या था, तो वर्ष 1747 था। और ये क्या था जो राजवाड़ा पैलेस का निर्माण हुआ, ये क्या था, तो ये होलकरों का शाही महल था। अब चलते हैं अपनी श्रृंखला के अगले प्रश्न की ओर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें पूछा है कि जो रत्नमाला ग्रंथ है, रत्नमाला ग्रंथ, इसकी रचना किसने की थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रत्नमाला ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो एक शासक हुए थे, किसमें, गोंड शासक, गोंड राजवंश में संग्राम शाह। संग्राम शाह ने इस ग्रंथ की रचना की थी। अच्छा, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो रत्नमाला ग्रंथ है वो किससे संबंधित है, मतलब चिकित्सा से संबंधित है कि आयुर्वेद से संबंधित है, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। जो रत्नमाला ग्रंथ है वो आपके संगीत से संबंधित है, संगीत से संबंधित है, संगीत से संबंधित है। तो यहाँ एक बात सामने आती है कि संग्राम शाह थे, कहीं ना कहीं संगीत प्रिय शासक थे, संगीत प्रिय शासक थे। और संग्राम शाह बहुत महान शासक थे, इन्हें 52 गढ़ाधिपति की उपाधि दी गई थी। क्या 52 गढ़ाधिपति, ये उपाधि इन्होंने अर्जित की थी, क्यों, क्योंकि इन्होंने 52 गढ़ों को जीत लिया था। ठीक है, तो यहाँ हमने 3 से 4 प्रश्न देख लिए कि रत्नमाला किससे संबंधित है, संगीत से संबंधित है। किसने इसकी रचना की थी, संग्राम शाह ने की थी, यानी संग्राम शाह एक संगीत प्रिय शासक थे और इनको 52 गढ़ाधिपति की उपाधि मिली थी। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न कि कुम्हरी का युद्ध कब हुआ था। कुम्हरी का युद्ध कब हुआ था, ये दोस्तों ये युद्ध हुआ था वर्ष 1754 में। अच्छा, आपको यहाँ आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ये युद्ध हुआ किस किस के मध्य था। तो जो संग्राम शाह थे, आपके संग्राम शाह थे गोंड शासक, उनका एक पुत्र था, कौन, दलपत शाह, दलपत शाह। संग्राम शाह ने अपने शासनकाल में दलपत शाह को भरतपुर के एक राजा थे सूरज सेन, भरतपुर के राजा थे, कौन, सूरज सेन या सूरजमल, सूरज सेन जाट, सूरज सेन जाट। इनको जो सूरज सेन थे इनको बोलते हैं जाटों का अफलातून, जाटों का अफलातून। ये शासक थे। जाटों के अफलातून इनको बोला जाता है, सूरज सेन को। तो दलपत शाह थे जो संग्राम शाह के पुत्र थे। ये किसके पुत्र थे दलपत शाह, आपने, संग्राम शाह के पुत्र थे। तो संग्राम शाह अपने शासनकाल में 1754 में कहते हैं कि आप जाओ और जो भरतपुर के जाट राजा हैं सूरजमल या सूरज सेन, उन पर आक्रमण करो। ठीक है, ये आक्रमण कर देते हैं दलपत शाह। और कौन थे, रानी दुर्गावती थे, रानी दुर्गावती थी, उनके पति थे, रानी दुर्गावती इनके पति थे दलपत शाह। ठीक है, इनका विवाह 1742 में हुआ था। ठीक है, विवाह हुआ था रानी दुर्गावती से। तो 1754 में संग्राम शाह कहते हैं कि आप जाओ और आक्रमण कर दो, किस पे, भरतपुर पर। तो भरतपुर पर ये आक्रमण कर देते हैं। इस युद्ध में क्या होता है, दलपत शाह हैं, दलपत शाह की मृत्यु हो जाती है। और जो सूरजमल जाट हैं, सूरज सेन जाट हैं,
उनकी विजय होती है। तो मैंने आपको ये युद्ध अच्छे से समझा दिया जो 1754 में हुआ था। कुम्भरी का युद्ध वर्ष 1754 में हुआ था। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर कि अगला प्रश्न यहाँ से क्या बनता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न कि दतिया है, दतिया में एक महल है, कौन सा? सतखंडा महल। दतिया के अगला प्रश्न है कि दतिया के सतखंडा महल का निर्माण किसने करवाया था? दतिया के सतखंडा महल का निर्माण किसने करवाया था? एक शासक हुए थे बुंदेला राजवंश में, वीर सिंह जूदेव बुंदेला। वीर सिंह जूदेव बुंदेला, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। दोस्तों आपको याद होगा कि जब वीर सिंह जूदेव बुंदेला ने एक साथ 52 इमारतों की नींव रखवाई थी, एक साथ 52 इमारतों की नींव रखवाई थी या रखी, उसी समय सतखंडा महल की भी नींव रखी थी। आपने वीर सिंह जूदेव बुंदेला को मध्य प्रदेश के इतिहास के अलावा भारत के इतिहास में भी कहीं ना कहीं इनका नाम सुना होगा। तो आपको याद होगा कि वर्ष 1602 में जब जहांगीर के कहने पर इन्होंने जो अकबर के दरबारी थे अबुल फजल, उनकी हत्या कर दी थी। इसलिए भी भारतीय इतिहास में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अबुल फजल की हत्या वीर सिंह जूदेव बुंदेला ने की थी। अबुल फजल की हत्या कर दी थी वीर सिंह जूदेव बुंदेला ने। कब? 1602 में। ठीक है। और जब जहांगीर शासक बना तो उसने वीर सिंह जूदेव बुंदेला को ओरछा का नवाब बना दिया, ओरछा का शासक बना दिया था। ठीक है। अगला प्रश्न आता है अपना, किस बघेला शासक को मुगल बादशाह जहांगीर ने, किस बघेला शासक को मुगल बादशाह शाहजहां ने शह हजूरी, एक उपाधि होती है, शह हजूरी की उपाधि दी थी? किस बघेला शासक को शाहजहां ने शह हजूरी की उपाधि दी थी? तो एक शासक थे अपने किस वंश के? बघेल वंश के। बघेल वंश के एक शासक थे, कौन? राजा अनूप सिंह। उनको शाहजहां ने शह हजूरी की उपाधि दी थी। अनूप सिंह के बारे में आप ये भी देखते हो कि जो वर्तमान अनूपपुर जिला है, वर्तमान अनूपपुर जिला उन्हीं के नाम पर नामकरण है, या नामकरण उन्हीं के नाम पे हुआ है। ठीक है। पहले अनूपपुर जिला नहीं था, पहले मात्र एक कस्बा था छोटा सा, जिसको आगे जाकर सरकार ने अनूपपुर जिला बना दिया। तो बघेला शासक अनूप सिंह के नाम पर इसका नामकरण है और शाहजहां ने इन्हें शह हजूरी की उपाधि दी थी। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ से क्या बनता है? अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अपनी सिंधिया रियासत से संबंधित। इसमें पूछा है कि सिंधिया रियासत के किस शासक ने पहली बार सिंचाई हेतु सिंचाई विभाग का गठन किया था? किस शासक ने किया था? तो सिंधिया रियासत में प्रतापी शासक हुए थे माधवराव सिंधिया द्वितीय। उन्होंने वर्ष 1905 में सिंचाई विभाग का गठन किया था। ये वर्ष भी आपको याद रखना है, वर्ष भी पूछ सकते हैं आपसे। सिंचाई विभाग का गठन किया था, ये आपको याद रखना है। यानी सिंधिया रियासत के प्रतापी शासक हुए थे माधवराव सिंधिया द्वितीय, जिनका शासनकाल था 1886 से 1925 तक। इन्होंने वर्ष 1905 में सिंचाई विभाग का गठन किया था। तो किसने गठन किया था? माधवराव सिंधिया द्वितीय ने। कब किया था ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो 1905 में किया था। ये प्रश्न हो गया आपका। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि भोपाल रियासत को किसने गढ़ी के रूप में परिवर्तित किया था? अब पहले ये समझ लीजिए आप गढ़ी क्या होती है। यानी मान लो ये भोपाल रियासत है, ये घर बने हुए हैं भोपाल में, ये भोपाल रियासत है। इसको ऐसे चारों तरफ से दीवार के रूप में घिरवा देना सुरक्षा के लिए, और इसमें कुछ गेट बना देना, ऐसे कुछ गेट बना देना इसमें।
गढ़ी मतलब कि इसकी सुरक्षा के लिए चारों तरफ से रक्षा प्राचीर से भोपाल को घेर देना, ये हो जाता है गढ़ी का मतलब, रक्षा हेतु चारों तरफ से दीवार से घिरवा देना भोपाल को। तो भोपाल रियासत को किसने गढ़ी के रूप में परिवर्तित किया था? तो जो भोपाल के संस्थापक थे, कौन थे संस्थापक? दोस्त मोहम्मद खान, उन्होंने ही क्या किया था? भोपाल रियासत को गढ़ी के रूप में परिवर्तित कर दिया था। ठीक है, ये हो गया अपना क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या बनता है? अब देखते हैं अपनी श्रृंखला का अगला प्रश्न। जो 1842 में बुंदेला विद्रोह हुआ था, मैंने आपको पहले ही प्रश्न में बताया था कि 1842 के बुंदेला विद्रोह के सूत्रधार कौन थे? जैतपुर के राजा परीक्षित। ठीक है, जैतपुर राजा परीक्षित। 1842 के बुंदेला विद्रोह के सूत्रधार की गिरफ्तारी में किस बुंदेला रानी ने अहम भूमिका निभाई थी? तो अपन ने पहले पढ़ा है कि 1842 के बुंदेला विद्रोह की पृष्ठभूमि कहाँ तैयार हुई थी? 1836 के बड़वा मंगल सम्मेलन से। ठीक है, तो राजा परीक्षित की गिरफ्तारी में जो बुंदेला विद्रोह के सूत्रधार नेता थे, उनकी गिरफ्तारी में किस बुंदेला रानी की अहम भूमिका थी? तो एक रानी थी, कौन? लड़ई सरकार। एक रानी थी लड़ई सरकार। ये किसकी रानी थी? ये एक बुंदेला शासक थे धर्मपाल। धर्मपाल उनकी रानी थी। धर्मपाल की बेसिकली 3 रानी थी, लड़ई, गरई और हरई। ये धर्मपाल की 3 रानियां थीं। तो उनमें से एक रानी थी लड़ई सरकार। तो लड़ई सरकार की राजा परीक्षित की गिरफ्तारी में अहम भूमिका थी। अब रानी जो लड़ई सरकार थी, उसकी भूमिका क्यों थी? क्यों उसने, हालांकि ये भी बुंदेला थे और बुंदेला उस समय संगठित होकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं रानी लड़ई सरकार ने क्यों अंग्रेजों का साथ दिया? ये जो प्रश्न है उसका उत्तर अपन डिस्कस करेंगे मुख्य परीक्षा की दृष्टि जब पढ़ेंगे तब। अभी आप इतना समझ लीजिए कि रानी लड़ई सरकार ने परीक्षित की गिरफ्तारी में अहम भूमिका निभाई है। अगला प्रश्न बनता है कि रानी दुर्गावती हैं, रानी दुर्गावती महल का निर्माण किसने करवाया था? रानी दुर्गावती महल का निर्माण किसने करवाया था, ये देखना पड़ेगा। तो यहाँ बहुत से लोग बोल देंगे, सोचने में यही आता है कि रानी दुर्गावती ने कराया होगा, लेकिन नहीं कराया। एक शासक हुए थे, कहाँ? गोंड राजवंश में। गोंड राजवंश के एक शासक थे, कौन? मदन शाह। उन्होंने निर्माण करवाया था रानी दुर्गावती महल का। इसलिए इस महल को मदन महल भी बोलते हैं। मदन महल भी बोलते हैं, ये इसका अन्य नाम है। रानी दुर्गावती महल बोल लो या मदन महल बोल लो, एक ही बात है। इसका निर्माण किसने करवाया था? गोंड शासक मदन शाह ने। कहाँ स्थित है ये भी आपसे पूछ सकते हैं। जबलपुर में स्थित है, जबलपुर में स्थित है। कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि जो मदन महल या रानी दुर्गावती महल है किस नदी के तट पर है? तो ये नर्मदा नदी के तट पर है। ये भी आपको याद रखना होगा, नर्मदा के तट पर। तो यहाँ से अपने 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं कि रानी दुर्गावती महल का निर्माण किसने करवाया था? तो मदन शाह ने करवाया था। इसका अन्य नाम क्या है? तो मदन महल है। ये किस वंश से संबंधित है? तो गोंड राजवंश से संबंधित है। किस शहर में स्थापना हुई थी? जबलपुर में हुई थी। किस नदी के तट पर है? तो नर्मदा के तट पर है। तो यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज को आज यहीं समाप्त करते हैं। और दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।